So in this video, we are going to discuss about the differences between prokaryotic cell and eukaryotic cell. I have also discussed some history and introduction about cell. So keep watching this video. And before this video, if you have not seen the other videos in my channel, then click on my channel and watch those videos also. They are also helpful. Thank you very much. So ये जो वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक सेल के बारे में कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्या क्या डिफरेंसेस होता है। जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है और जो यूकैरियोटिक सेल होता है उस पार्ट को जानने से पहले हम जानते हैं कि वो सेल क्या होता है। जो सेल होता है इट इज एक्चुअली द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। मीन्स ये जो सेल होता है इसी से ही एक ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर बनता है और वो जो ऑर्गेनिज्म होता है उसमें जो जो फंक्शन होते हैं वो भी सेल के थ्रू ही होता है। इन 1665 रॉबर्ट हुक वाज द फर्स्ट टू डिस्कवर ए सेल अंडर हिज ओन डेवलप्ड माइक्रोस्कोप। दिस पर्सन इज रॉबर्ट हुक, जो कि 1665 में पहली बार सेल को डिस्कवर किए थे अपने माइक्रोस्कोप के नीचे। फिर जो वो जो सेल थे वो क्या थे ना, डेड सेल्स ऑफ कॉर्क। ओके, मतलब कॉर्क ऑफ ओक ट्री, दैट इज Corcus suber. In 1831, Robert Brown described in detail about the nucleus in the epidermal cells of orchid root. Okay, this person has so many credits in cytology, but before going to that, we need to know his discovery on nucleus. Then cell theory. It was developed by Matthias Jakob Schedden and Theodor Schwann. They both were German. Okay, Schedden was a botanist and Schwann was a zoologist. According to him, all the living organisms are the composition of one or more cells and their products. अगर हम देखेंगे जो सब सेल्स होते हैं या फिर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किससे तैयार किए गए हैं, वो सेल्स या फिर सेल के प्रोडक्ट से ही बने हुए हैं। Each cell is made up of a mass of a viscous substance that is called protoplasm containing a nucleus. हम अगर देखेंगे हर वो सेल में जो viscous substance होता है मौजूद होता है उसके अंदर, जो कि कुछ फ्लूइडिस टाइप का होता है, उसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं और उसके अंदर एक न्यूक्लियस भी होता है। न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग वन। वो जो नए नए सेल्स होते हैं वो पहले जो सेल थे उससे ही ये लोग अराइज हुए हैं। All cells are basically similar in their physiology and chemistry. अगर हम हर वो सेल के फिजियोलॉजी या फिर केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे तो सभी सेल का फिजियोलॉजी और केमिस्ट्री सिमिलर आएगा। फिर एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज द सम टोटल ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स। एक ऑर्गेनिज्म में जितने भी सेल मौजूद होता है उन सब की फंक्शंस को अगर हम मिला दें तो वो एक ऑर्गेनिज्म का फंक्शन की बराबर होगा। On the basis of a presence of a true nucleus or its absence, the cell is divided into two types. अगर हम देखेंगे, अगर ये जो ट्रू न्यूक्लियस होता है, अगर उस न्यूक्लियस का प्रेजेंस और एब्सेंस के बारे में हम डिस्कस करें तो उसके आधार पर जो सेल होता है वो दो तरह के होता है। एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा होता है यूकैरियोटिक सेल। तो अभी हम डिफरेंसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। पहली बात आता है सेल साइज के बारे में। तो इसमें अगर हम देखेंगे जो प्रोकैरियोट होता है उसमें जो सेल का साइज है वो 1 से 10 माइक्रोमीटर के रेंज में रुकता है, लेकिन अगर हम यूकैरियोट के बारे में देखें तो वहां पर 10 से 100 माइक्रोमीटर के रेंज में इसका सेल का साइज आता है लीनियर डायमेंशन में। लेकिन हम बड़े बड़े सेल्स भी देख सकते हैं यूकैरियोट्स में, जैसे कि एग्स। अगर हम अंडों के बारे में बात करें तो वो भी एक सेल होते हैं जिसका साइज बहुत बड़ा होता है। फिर आता है प्रोटोप्लाज्म। ये देखिए यहाँ पर ये प्रोकैरियोटिक का सेल दिखाया गया है जो कि एक बैक्टीरिया है। इसका अगर हम प्रोटोप्लाज्म देखें तो इसका प्रोटोप्लाज्म बहुत ही रिजिड होता है, नॉन वैक्यूलेटेड होता है, मतलब कि वहाँ पर कुछ वैक्यूल नहीं होता है और वो रेजिस्टेंस दिखाता है डेसिकेशन को, ऑस्मोटिक शॉक को, फिर थर्मल डीनेचुरेशन को, ये सबको वो रेजिस्ट कर सकता है। लेकिन अगर हम यहीं पे बात करें प्रोटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोट्स, देन वो सब बहुत ही फ्लूइडिक होते हैं, वैक्यूलेटेड होते हैं और वो सेंसिटिव होते हैं डेसिकेशन, ऑस्मोटिक शॉक, फिर थर्मल डीनेचुरेशन, उन सबको वो बहुत अच्छी तरह से रेजिस्ट करते हैं।
और ये जो प्रोटोप्लाज्म क्या होता है ना, प्रोटोप्लाज्म असल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो लिक्विड मौजूद होता है और जिसके अंदर सारे सेल के ऑर्गेनल्स या फिर कंपोनेंट्स तैरते रहते हैं, उसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि प्रोटोप्लाज्म प्रोकैरियोट में रिजिड होता है और यूकैरियोट में फ्लूइडिक होता है। इसी के कारण साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग हम प्रोटोप्लाज्म में देख सकते हैं, जो कि यूकैरियोट में बहुत ही डेवलप्ड वे में होता है, लेकिन प्रोकैरियोट में ऑलमोस्ट एब्सेंट होता है। उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर आता है न्यूक्लियस। ये जो देखिए, ये जो डायग्राम है, यहाँ पर आप एक पिंक कलर में देख सकते हैं डायग्राम है जिसमें 2 लिखा हुआ है, वो असल में न्यूक्लियस है। जो टिपिकल न्यूक्लियस है वो एब्सेंट होता है प्रोकैरियोट में। इंस्टेड ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियोइड इज प्रेजेंट इन केस ऑफ प्रोकैरियोट, बट टिपिकल न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन केस ऑफ यूकैरियोट्स विथ proper nuclear envelope, chromatin, nucleoplasm and nucleoli. These things are actually the components of a nucleus by which a typical nucleus is made. फिर हम बात करते हैं जेनेटिक मटेरियल के बारे में। अगर हम प्रोकैरियोट के भी अंदर देखेंगे तो वहां पर एक ब्लैक कलर का थ्रेड जैसा हमको सब्सटेंस दिखाई देगा, जिसको हम नेकेड डीएनए कहते हैं, जो कि सर्कुलर होता है और सिंगल होता है और उसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है। लेकिन अगर वहीं पे हम बात करें यूकैरियोटिक क्रोमोसोम की या फिर यूकैरियोटिक जेनेटिक मटेरियल की, तो वो भी लीनियर डीएनए से फॉर्मेशन होता है, जो कि हिस्टोन के साथ घुल मिलकर वो थोड़ा कंडेंस्ड फॉर्म में क्रोमैटिन मटेरियल प्रोड्यूस करता है, जो क्रोमैटिन मटेरियल और भी ज़्यादा कंडेंस होने से क्रोमोसोम प्रोड्यूस करेगा। फिर आता है सेलो। जो सेल वॉल होता है वो प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों में दिखाई देता है, लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकन या फिर लिपोपॉलीसैकेराइड या फिर म्यूरामिक एसिड उस तरह के चीज़ों से बनता है। लेकिन अगर हम यूकैरियोट के बारे में देखें तो वो प्लांट में सेलुलोज से बनता है, फंजी केस में काइटिन से बनता है, फिर जो आल्जी आता है उसके केस में ग्लाइकोप्रोटीन या फिर पॉलीसैकेराइड से प्रोड्यूस किया जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये जो सेल वॉल दिखाया गया है वो सेल वॉल होता है, जो वायलेट कलर में दिखाया गया है वो है सेल वॉल ऑफ प्रोकैरियोट्स। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ग्रीन कलर का पोर्शन है सेल वॉल, वो प्लांट में दिखाई देता है, इस तरह का सेल वॉल। फिर बात करते हैं मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, फिर प्लास्टिड, गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं जो ब्लू कलर का मॉडिफिकेशन है जिसमें 8 लिखा हुआ है, वो असल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और फिर बात करते हैं लाइसोसोम के बारे में, वो जो 10 लिखा गया है वो लाइसोसोम होते हैं। तो ये सब क्या है ना, ये मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल होते हैं, मतलब कि ये सब एक मेम्ब्रेन के द्वारा कवर किए गए हैं, इसको एक मेम्ब्रेन कवर करता है। लेकिन अगर हम इस तरह का मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल को यूकैरियोट को छोड़ के प्रोकैरियोट में देखें तो प्रोकैरियोट में ये सब मौजूद नहीं होता है, लेकिन ये सब यूकैरियोट में है। फिर बात करते हैं साइटोस्केलेटन के बारे में। तो साइटोस्केलेटन क्या होता है ना, इट्स एक्चुअली प्रोटीन्स लाइक माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, माइक्रोट्यूबुल्स, दे कॉन्स्टिट्यूट द साइटोस्केलेटन व्हिच गिव्स अ स्टेबिलिटी टू द सेल। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं जो सेल दिखाया गया है, उस सेल में जो आपको जो फेडेड स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं उसको हम साइटोस्केलेटन कहते हैं, जो कि सेल के चारों ओर फैला हुआ है और सेल को एक प्रॉपर शेप, स्टेबिलिटी मेंटेन करता है। लेकिन अगर हम बात करें प्रोकैरियोट के बारे में तो उसमें साइटोस्केलेटन नहीं दिखाई देगा, लेकिन ये यूकैरियोट के केस में दिखाई देगा। फिर बात करते हैं राइबोसोम के बारे में। आप इस पिक्चर में देखिए, यहाँ पर एक ब्लू कलर का सेगमेंट दिखाया गया है और एक रेड कलर का सेगमेंट दिखाया गया है। जो रेड कलर का सेगमेंट है वो बहुत ही लार्ज है, लेकिन जो ब्लू कलर का सेगमेंट है वो स्मॉल है। तो ये क्या है ना, ये बेसिकली राइबोसोम का स्ट्रक्चर है, जो कि एक स्मॉलर सब यूनिट और एक लार्जर सब यूनिट को लेकर फॉर्मेशन किया जाता है। अगर हम प्रोकैरियोट के बारे में बात करें तो वहां पर हमें 70S टाइप का राइबोसोम दिखाई देगा, जिसमें कि जो स्मॉलर सब यूनिट है वो 30S का होगा और जो लार्जर सब यूनिट है वो 50S का होगा। लेकिन अगर हम यूकैरियोट के बारे में बात करें तो वहां पर 80S टाइप का राइबोसोम दिखाई देगा, जहां पर 40S स्मॉलर सब यूनिट है और 60S लार्जर सब यूनिट है। लेकिन ये जो एस है, ये एस क्या है, ये असल में स्प्रेडबर्ग कांस्टेंट है, जिसके बारे में एक फुल्ली डेडिकेटेड वीडियो हम आगे आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिर
अगर हम यूकैरियोट में देखें वहां पर भी 70s राइबोसोम होता है, लेकिन किसमें? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर देखेंगे तो वहां पर 55s राइबोसोम होता है, जिसमें कि स्मॉलर सब यूनिट 28s होता है और लार्जर सब यूनिट 39s होता है। फिर बात करते हैं फ्लाजेला के बारे में। फ्लाजेला असल में फ्लाजेलिन प्रोटीन से बनाया गया है और ये लोकोमोशन करने में हेल्प करता है। ये एक बेल्ट की तरह दिखाई देता है और ये जो यूकैरियोट की केस में दिखाई देता है उसमें एक 9+2 अरेंजमेंट हमें दिखाई देता है। वो जो फ्लाजेलिन प्रोटीन है, जो माइक्रोट्यूबुल्स को लेकर ये फॉर्मेशन किया गया है, उसमें हम एक 9+2 अरेंजमेंट देख सकते हैं, जो कि एक प्रॉपर यूनिफॉर्म अरेंजमेंट होता है यूकैरियोट की केस में। लेकिन अगर हम प्रोकैरियोट के बारे में बात करें तो प्रोकैरियोट में 9+2 अरेंजमेंट दिखाई नहीं देता। हाँ, आप ये पॉइंट भी याद कर लो कि फ्लाजेला हर वो यूकैरियोट में प्रेजेंट नहीं होता है, कुछ कुछ यूकैरियोट में होता है और जिसमें होता है उसमें 9+2 अरेंजमेंट होता है। तो ये देख सकते हैं, ये है फ्लाजेला जो कि एक बेल्ट की तरह है और जो बड़ा सा सेगमेंट है वहाँ पर फ्लाजेलम लिखा गया है और फ्लाजेला जो है वो उसका प्लूरल वर्सन है। फिर बात करते हैं प्लाज्मिड के बारे में। तो ये प्लाज्मिड क्या होता है ना? प्लाज्मिड एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल एंड एक्स्ट्रा सर्कुलर नेकेड डीएनए होता है जो कि प्रोकैरियोट में दिखाई देता है, लेकिन ये यूकैरियोट में नहीं दिखाई देता है। इट इज एब्सेंट इन केस ऑफ यूकैरियोट बट प्रेजेंट इन केस ऑफ प्रोकैरियोट, व्हिच हेल्प्स इन गिविंग रेजिस्टेंस टू बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है और फिर ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में भी यूज किया जाता है। आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में तो पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो इसके ऊपर भी हम आगे आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। फिर बात करते हैं लाइफ प्रोसेसेस के बारे में। हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे लाइफ प्रोसेसेस होता है, जैसे कि रेस्पिरेशन हुआ, ट्रांसक्रिप्शन हुआ, ट्रांसलेशन हुआ, ग्लाइकोलिसिस हुआ। तो ये सब प्रोसेस जो होता है वो प्रोकैरियोट की केस में साइटोप्लाज्म में होता है और जो एंजाइम्स होता है वो सीक्रेट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मॉडिफिकेशन से। एक मॉडिफिकेशन का अगर हम एग्जांपल ले तो वो मेसोसोम होता है, जिससे कि रेस्पिरेशन का एंजाइम निकलता है। लेकिन अगर हम वहीं पे बात करें यूकैरियोट के बारे में तो वहाँ पर डिफरेंट लोकेशंस है, जिन जिन लोकेशंस पर डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस होता है। जैसे कि ट्रांसक्रिप्शन के बारे में अगर हम बात करें तो वो न्यूक्लियोप्लाज्म में होता है। ग्लाइकोलिसिस के बारे में अगर हम बात करें तो वो साइटोसोल में होता है। क्रेब्स साइकिल के बारे में अगर बात करें तो वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। फोटोसिंथेसिस के बारे में अगर बात करें तो वो क्लोरोप्लास्ट में होता है। ट्रांसलेशन के बारे में अगर बात करें तो वो साइटोप्लाज्म में होता है। तो इस तरह से बहुत सारे लोकेशंस है यूकैरियोट के अंदर जहां पर ये सब प्रोसेस किया जाता है। लेकिन अगर हम प्रोकैरियोट में देखें तो हर वो प्रोसेस वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही हो जाता है। फिर आता है साइक्लोसिस, जिसके बारे में मैंने पहले भी डिस्कस किया था जब मैंने प्रोटोप्लाज्म के बारे में आपको बताया था। जब मैंने प्रोटोप्लाज्म के बारे में बताया था तब मैंने बताया कि प्रोकैरियोट में प्रोटोप्लाज्म बहुत ही रिजिड होता है, लेकिन अगर हम यूकैरियोट के बारे में बात करें तो वहां पर ये बहुत ही फ्लूइड होता है। तो इसके कारण क्या होता है, जो फ्लूइडिक नेचर है इससे क्या होगा ना, जो साइक्लोसिस या फिर साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग है ये यूकैरियोट में बहुत ही प्रोमिनेंट होगा। लेकिन अगर हम प्रोकैरियोट के बारे में बात करें तो वहां पर एब्सेंट होगा या फिर इतना प्रोमिनेंट नहीं होगा, क्योंकि वहां पर रिजिड प्रोटोप्लाज्म है। और ये जो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग है इसको हम ब्राउनियन मूवमेंट भी कहते हैं, जिसको रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था। और ये जो साइक्लोसिस या फिर साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग होता है इसमें क्या होता है ना, बेसिकली हमारा जो सेल का ऑर्गेनल्स होता है वो सेल के अंदर तैरते रहते हैं, तो उसको हम साइक्लोसिस कहते हैं। फिर बात करते हैं सेल डिवीजन के बारे में। जब हम सेल डिवीजन के बारे में बात करते हैं तब हमारे दिमाग में पहली बात तो माइटोसिस आ जाता है, फिर मेयोसिस आ जाता है। लेकिन ये जो माइटोसिस या फिर मेयोसिस है ये दोनों के दोनों प्रोसेस प्रोकैरियोट में दिखाई नहीं देता है। मोस्टली फिजन इज सीन इन केस ऑफ प्रोकैरियोट। हमने फिजन के बारे में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिस्कस किया हुआ है, तो अगर आप उसको नहीं देखें तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन ये जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं वहाँ पर बॉर्डिंग भी दिखाई देता है, फिजन भी दिखाई देता है, लेकिन उसके साथ एक प्रॉपर सेल साइकिल भी दिखाई देता है, और जो कि माइटोसिस या फिर मेयोसिस करता है। माइटोसिस से क्या होगा ना इक्वेशनल डिवीजन होगा, लेकिन मेयोसिस से क्या होगा, वो रिडक्शन डिवीजन होगा। इस तरह का डिवीजन हम यूकैरियोट में देख सकते हैं, लेकिन प्रोकैरियोट में नहीं। और लास्ट में हम एग्जाम्पल के बारे में देखें तो यहाँ पर प्रोकैरियोट में आप देख सकते हैं बैक्टीरिया हुआ,
फिर सियानोबैक्टीरिया जिसको हम ब्लू ग्रीन algae भी कहते हैं, फिर यहाँ पर माइकोप्लाज्मा आते हैं। माइकोप्लाज्मा मतलब कि जो सबसे छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं इस दुनिया में, तो वो सब प्रोकैरियोट में आते हैं। लेकिन अगर हम यूकैरियोट के बारे में बात करें, यहाँ पर एनिमल्स आ गए, बर्ड्स आ गए और फिर प्लांट्स आ गए, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एनिमल्स या फिर वो यूकैरियोट्स में आते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये डिफरेंस का वीडियो ख़त्म हुआ। मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। I'm little slow in this video due to my voice problem. Okay, but thank you for watching and do join me by subscribing my channel, hit the like button and share the videos. Thank you very much.